नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ में आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो के साथ। इस शो में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो खास खबरें जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस बयान की जिस पर देश भर में बहुत चर्चा हो रही है। अल्पसंख्यकों के साथ हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र को जोड़कर दिए इस बयान को कुछ इसे बीजेपी की नई रणनीति से जोड़ रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि पहले चरण में वोट प्रतिशत गिरने से ये मोदी के नए प्लान का हिस्सा है। मोदी के इस बयान से क्या चुनाव का रुख बदलेगा या फिर बीजेपी को नुकसान होगा, आपको इस शो में बताएंगे। दूसरी खबर उस छत्तीसगढ़ की जहां पर चुनाव की जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने इस प्रदेश की सारी सीटों को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं तो अमित शाह एक रात ठहर कर जीत की बिसात बिछाकर चले गए हैं। जेपी नड्डा ने भी आज रायपुर में सभा की। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के दिग्गज आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में इतना पसीना बहा रहे हैं। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आज का शो आपको जरूर देखना चाहिए। शो की तीसरी खबर कांग्रेस के राम से जुड़ी है, जो एंड टाइम पर बीजेपी में जाने से पहले रुक गए, यानी कि आया राम गया राम नहीं बने। कांग्रेस के जब छोटे बड़े नेता चुनाव से पहले बीजेपी में जा रहे हैं तो ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रामनिवास रावत आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी में ठहर गए हैं या कमलनाथ जैसे पार्टी में अटक गए हैं, इसे भी हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ आज आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ग्वालियर चंबल का चुनाव हिंसा की छाया से हर बार घिर जाता है। डाकुओं, बीहड़ और अपने अक्खड़पन के लिए पहचाने वाले इस क्षेत्र में चुनाव से पहले और मतदान के दौरान आखिर क्यों खून बहता है, इसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आज की सबसे पहली खबर मंगलसूत्र विवाद पर। मंगलसूत्र वैसे तो हिंदुस्तान में महिलाओं का गहना होता है, उनके विवाहित होने का प्रतीक होता है, मगर अब पूरे देश में ये राजनीति का मुद्दा बन गया है। दरअसल पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में दिए अपने बयान में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो सरकार बनने पर महिलाओं का सोना छीन लेगी, उनका मंगलसूत्र छीनकर बांट देगी। इस बयान को विपक्षी बीजेपी की कमजोरी बता रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने यह बयान क्यों दिया और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, आपको बताते हैं विस्तार से। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां देश भर में हो रही हैं। पीएम कह रहे हैं कि 10 साल में जो किया वो ट्रेलर है। 10 साल में जो किया वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। हमें तो बहुत सारा काम करना है। पीएम शायद सही ही कह रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो आपने मोदी के भाषण सुने हैं वो ट्रेलर ही है। पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने जो भाषण राजस्थान के बांसवाड़ा और यूपी के अलीगढ़ से दिए हैं उसने विपक्षियों की आंखें खोलकर रख दी हैं। मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बताया कि कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो का असली मतलब क्या है। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन जिस बयान पर सबसे ज्यादा बवाल मचा वो था मोदी का मंगलसूत्र वाला बयान। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। पीएम ने प्रचार के दौरान विपक्षियों को कम्युनिस्टों की सोच वाला बताया, लोगों की संपत्ति छीनने वाला बताया।
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। लेकिन विपक्षी पीएम मोदी के बेबाक भाषण को फेज 1 में हुई कम वोटिंग से जोड़ रहे हैं। दरअसल फेज 1 में लगभग 66% मतदान पहले चरण में हुआ है, जबकि 2019 में 69% वोटिंग हुई थी। कम वोटिंग से विपक्षी खेमा अंदाजा लगा रहा है कि बीजेपी की स्थिति कमजोर हो रही है, इसलिए वो पीएम के इस बेबाक बयानों को हार का डर बता रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान के बाद पलटवार किया है। पीएम मोदी के बयान पर कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा घबराकर कह रहे हैं, अब वो जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। पीएम मोदी के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से वे प्रथम चरण के इरादे से भारत में जीत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करने का वक्त मांगा है। वो पीएम से मिलकर उन्हें घोषणा पत्र की कॉपी सौंपने वाले हैं। मगर क्या ये सच है कि कम वोटिंग से बीजेपी डर गई है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि बीजेपी के नेता फेज 1 में जीत का दावा कर रहे हैं। मैं पहले चरण का परिणाम बता दूं आपको? बताओ? किसी को बताना मत, मगर हाँ एडवांस में बता देता हूं। बताओ? सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन मोदी का ये बयान क्यों आया है? उसकी कहानी 18 साल पुरानी है। जब पीएम रहते हुए मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की 52वीं बैठक को संबोधित किया था। एसटी/एससी के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए कई नई योजनाएं बनानी होंगी। अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को विकास में समान भागीदारी मिले। संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। यानी मोदी का जो विपक्षियों को लेकर डर है, वो डर नया नहीं, पुराना है। मोदी जब आरोप लगाते हैं कांग्रेसियों पर संपत्ति छीनने का, मंगलसूत्र छीनने का, तो उसका कनेक्शन कांग्रेस की सालों पुराने बयानों में नजर आता है। हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस को पीएम मोदी पर सवाल उठाने से पहले अपने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर भी ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन छत्तीसगढ़ मोड पर आ गई है, यानी कि सारी सीटों को जीतने के लिए अब पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद अब पीएम मोदी के दौरे की तैयारी हो रही है। मोदी न केवल सभाएं करेंगे, बल्कि रात में रुककर वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा कर वो सारे पैंचोखम ठीक करेंगे जो 11 की 11 सीटों को जीतने में बीजेपी के आड़े आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर हमारी ये विस्तारित रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़, जीत की तैयारी पूरी। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने उठाई जिम्मेदारी। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें कैसे जीतेगी, उसकी दिशा तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो इन दिनों कांग्रेस के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जीत का मिशन चलाना शुरू कर चुके हैं। तीनों नेता 3 दिन में छत्तीसगढ़ की राजनीति बदलने का काम कर रहे हैं। रविवार को अमित शाह रायपुर पहुंचे, जहां वो रात भी रुके। इससे पहले अमित शाह छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान रात रुके थे। तब माना जा रहा था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, मगर अमित शाह के इन दौरों ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। रायपुर में अमित शाह ने
देर रात तक प्लानिंग की। सोमवार सुबह कांकेर में जनसभा की, जहां वो जमकर कांग्रेस पर हमलावर रहे। मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। कांकेर में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उससे पहले शाह ने हर वो कोशिश की जिससे बीजेपी को बढ़त मिल सके। दरअसल पहले फेज में छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर चुनाव हुए, जहां बस्तर लोकसभा सीट पर पिछली बार 66.19% वोटिंग हुई, तो इस बार बढ़कर 67.56 तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में बढ़ती हुई वोटिंग का फायदा बीजेपी जमकर उठाना चाहती है। सोमवार को जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां मुंगेली के लोरमी और भिलाई में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। बीजेपी के मिशन छत्तीसगढ़ के 2 हीरो अमित शाह और जेपी नड्डा की रैलियां तो हो गईं, लेकिन तीसरा हीरो यानी पीएम मोदी का दौरा अभी बाकी है। वो 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में रहेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी 23 अप्रैल को रायपुर में ही रुकेंगे। इससे पहले पीएम बस्तर में चुनावी रैली कर चुके हैं, जहां वो विपक्षियों के लाठी मारने के बयान पर जवाब दे चुके थे। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की तिकड़ी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर सेंध लगा सकती है, जबकि बीजेपी के पास पहले से ही राज्य में 2 सीटें हैं। अगर 2 सीटें और बीजेपी जीत जाती है तो 400 पार के नारे के करीब एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। चुनाव के पहले कांग्रेस के सामने जीतने से ज्यादा बड़ी चुनौती है अपने नेताओं को रोकने की। केंद्र हो या मध्य प्रदेश, सभी जगह लगातार बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस को समझ आने लगा है कि अगर ऐसे नेता खुद पार्टी छोड़ते रहे तो उनके साथ कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। यानी कि एक नेता के जाने का अर्थ है कई वोटों का गिरना या कई वोटों का कम होना। पिछले दिनों खबरें थी कि दिग्विजय सिंह के करीबी नेता रामनिवास रावत पार्टी छोड़ रहे हैं, मगर अब अचानक से दिग्विजय सिंह ने अपना कार्ड खेलते हुए उनको बीजेपी ज्वाइन करने से रोक लिया। न केवल रोका बल्कि अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए राजगढ़ बुला भी लिया। कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल वाली तैयारी। एक फोन कॉल पर दिग्विजय ने पलटा खेल। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को रोकने की जद्दोजहद। रामनिवास रावत को कांग्रेस में रोकने की कहानी। पहले सुरेश पचौरी तो फिर दीपक सक्सेना, एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के बाद अपनी पार्टी को गुड बाय कर दिया। लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ रहा था। पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि जिनको जाना है वो चले जाएं। लेकिन अब लगातार जाते नेता कांग्रेस के लिए चिंता की लकीर बन गए, इसलिए उनको रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। खबरें थीं कि टिकट बंटवारे को लेकर नाराज दिग्विजय सिंह के खास रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वो 25 अप्रैल को मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी के सामने बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ही दिग्विजय सिंह को समझ आ गया कि उनको कितना नुकसान होगा। यही कारण है कि रामनिवास रावत को रोकने के लिए हाईकमान का कॉल आया और फिर दिग्विजय ने जाते हुए रामनिवास रावत को कांग्रेस में रोक लिया। रूठने मनाने का दौर खत्म होते ही रामनिवास रावत ने तुरंत ही दिग्विजय सिंह का प्रचार अपने हाथों में ले लिया। वो राजगढ़ में कांग्रेस के लोगों को सब भी बताने लगे और बीजेपी के लोगों को बहस करने वाला। कांग्रेस के लोग सभ्य होते हैं, भले होते हैं और बहस नहीं करते। मैंने देखा है कि किसी एक जगह अगर 10 लोग बैठे हो, बीजेपी का एक बंदा आएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, बोले राम मंदिर बना के नहीं बना। रामनिवास रावत जो पीएम मोदी के साथ जाने की तैयारी में थे, वो कांग्रेस में रुककर 15 लाख रुपए का हिसाब मांगने लगे। लोगों को राम की कसम खिलाने की बात करने लगे। आप तो ये बताओ, मोदी ने 15 लाख देने की बात की थी कि नहीं की थी? आप ये बताओ 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी कि नहीं की थी? आप ये बताओ मुद्रा की कीमत सुधारने की बात की थी कि नहीं की थी?
इन सब बातों को, किसान की आय दोगुना करने की बात की थी कि नहीं की थी, अब वो बोल नहीं पाएंगे तो उनसे कहो पहले इनका जवाब दे, तुम्हें माँ बाप की कसम है, भगवान राम की कसम है, कहा कि नहीं कहा। रामनिवास रावत कांग्रेस के लिए कितने जरूरी थे वो उनके सियासी इतिहास से समझा जा सकता है। विजयपुर सीट से 6 बार विधानसभा जीत चुके हैं रामनिवास रावत। चंबल अंचल की हाई प्रोफाइल सीट में विजयपुर शामिल है। मुरैना में टिकट वितरण से नाराज थे। 2019 में मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर से चुनाव हारे। 1993 से 1998 तक दिग्विजय सिंह सरकार में राज्य मंत्री थे। 1998 में कैबिनेट मंत्री भी रहे। रामनिवास रावत दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। जब उनकी नाराजगी कांग्रेस से कम हुई तो उन्होंने दिग्विजय सिंह की खुलकर तारीफ भी की। हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बहुत उत्साहित है, और आप लोगों के सामने तो ऐसे प्रत्याशी जिनको पाकर के आप गौरवान्वित होंगे। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने उनके द्वारा किए हुए काम सभी जाने। भले ही रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन रविवार देर रात चंदेरी नगर पालिका अध्यक्ष दशरथ उर्फ संतोष कोहली ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ ही नगर पालिका के अन्य पार्षदों ने भी बीजेपी का दामन थामा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें सुरेश पचौरी, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना और राकेश कटारे जैसे नाम भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की मुरैना सीट पर जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुरैना से बीजेपी ने शिव मंगल सिंह तोमर को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने सतपाल सिंह सिकरवार को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन मुरैना चुनाव सिर्फ ईवीएम में कैद होने तक नहीं होता, बल्कि यहां होता है रक्त चरित्र। मुरैना में सरपंच के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक जमकर गोलियां चलती हैं। एक दूसरे के विरोध प्रचार के दौरान अपना आपा खो बैठते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। मुरैना में गोलीबारी का सिलसिला इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। मगर ये सब मुरैना में क्यों होता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावों में गोलियों की लीला, मुरैना में फायरिंग बनी मुसीबत। लोगों के हाथ में बंदूक तो कैसे हो चुनाव? फायरिंग हिंसा से कैसे बचेगा चुनाव? देश में लोकसभा चुनाव है, मगर मुरैना में चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए मुसीबत बन गया है। मुरैना में 7 मई को लोकसभा चुनाव है, मगर चुनावों के पहले मुरैना में गोलीबारी शुरू हो गई है। पुलिस अलर्ट पर है, मगर मुरैना की राजनीति बिना हिंसा के पूरी नहीं होती है। जिले के जौरा इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सिकरवार के भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार के ऊपर एक के बाद एक 8 गोलियां चलाई गई। चुनाव में मुरैना में ऐसी वारदात आम है, जब दो पक्ष चुनावों को हिंसात्मक रंग दे देते हैं। पुलिस भी इनसे निपटने के कई इंतजाम करती है, लेकिन फायरिंग है कि रुकती नहीं। नेता भी चाहते हैं कि हिंसा ना हो, मगर आपसी रंजिश के चलते चुनावों में यहां गोलियां चलना मानो तय होता है। कारागार तरीके से कदम उठाए जाना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई घटना न घटे और स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में चुनाव होना चाहिए। देखने में आया है कि कई जगह बूथ कैप्चरिंग भी होती है, कई जगह पर जो है हिंसा भी होती है, जातिगत टकराव भी होते हैं। इन सब से निपटने के लिए जिला प्रशासन पुलिस को विशेष व्यवस्था करना पड़ेगी, नहीं तो वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इससे पहले भी कई बार मुरैना में फायरिंग की वारदात हो चुकी है। 2023 विधानसभा चुनाव, दिमनी में फायरिंग में 2 लोग घायल हुए। 2020 विधानसभा उपचुनाव, जोरा खुर्द में फायरिंग हुई। 2020 विधानसभा उपचुनाव, ग्रामीणों के बीच फायरिंग हुई। 2013 विधानसभा चुनाव, कांग्रेस नेता भूरा कंसाना ने जवान की हत्या कर दी। आरोपी बूथ कैप्चर करना चाहता था। ग्वालियर, मुरैना जैसे इलाकों में गोली चलाने का कारण यहां लोगों के पास मौजूद शस्त्र लाइसेंस का होना भी है। सबसे ज्यादा हथियार वाले जिले ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में सबसे अधिक शस्त्र लाइसेंस है। ग्वालियर में 34,000 शस्त्र लाइसेंस है।
मुरैना में 33,000 तो भिंड में 31,000 लाइसेंस मौजूद हैं। दतिया में 24,000 लाइसेंसी बंदूकें हैं। लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की मुरैना लोकसभा सीट अति संवेदनशील मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि हर बार के चुनाव में यहां पर उपद्रव और हिंसक जैसी घटनाएं सामने आती हैं। अभी हाल में ही कांग्रेस उम्मीदवार के भाई पर जानलेवा हमला भी किया गया है। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस लोकसभा चुनाव में वह उपद्रव और हिंसा जैसी घटनाओं को रोक पाती है या नहीं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। मुरैना में हिंसा रोकने के लिए इस बार पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं, मगर हिंसा की खबरें तो आना शुरू हो चुकी हैं। बड़ा सवाल यह है कि इसको रोकने के लिए कब ठोस इंतजाम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में है। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। पिता शिवराज के लिए प्रचार करने बेटे कार्तिकेय चौहान इन दोनों जमकर चुनावी मैदान में मेहनत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कार्तिकेय चौहान का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीहोर के लाड़कुई में कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव एक तरफा नहीं है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अब भी कायम है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है। उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग थी। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा बुआ जी चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल का अति आत्मविश्वास है, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और तब वोटिंग कितनी हुई थी? केवल 45%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेगी और पता चला अपने यहाँ पर भी 60% की वोटिंग। शो में अब बात चलते चलते की। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी खोई हुई सियासी जमीन पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी प्रियदर्शी राजे सिंधिया और बेटा महाआर्यमन सिंधिया भी तरह तरह के जतन कर मतदाताओं को लुभा रहे हैं। कभी वो प्रचार के दौरान समर्थकों को चाय बांटते नजर आते हैं, तो कभी वो जनता के साथ खाना खाते हुए दिखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान महाआर्यमन सिंधिया ग्रामीण क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार के घर चूल्हे के पास बैठकर रोटी खाते हुए दिखे। इन तस्वीरों में सिंधिया जूते पहने हुए हैं, तो पास में बैठी एक महिला कपड़े को हिलाकर उनके लिए हवा कर रही है। इतना ही नहीं, महाआर्यमन सिंधिया युवाओं से मिल रहे हैं, उनके साथ दौड़ लगा रहे हैं। पूरी कवायद इस बार 2024 का चुनाव हर हाल में जीतने की है। महाआर्यमन की तस्वीरें वायरल होने के बाद कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि महाआर्यमन की ये तस्वीरें उज्ज्वला योजना की ग्रामीण इलाकों की पोल खोल रही है, जहां गैस सिलेंडर मिले नहीं हैं और महिलाएं अब भी चूल्हों पर रोटियां पका रही हैं।